हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफर्ट प्लस। और जैसा आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि सर अगर मैं कंप्यूटर साइंस यहीं से बीटेक करता हूं तो मुझे क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इसमें जॉब स्कोप है कि नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका हाई डिमांड है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, इसमें हाई डिमांड और जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसमें बूमिंग द जॉब मार्केट। जब से कोविड एंड हुआ है तब से इसका मार्केट जो है ना, अगर हम इसका ग्राफ एक देखें तो पहले इसका मार्केट कुछ ऐसा था, लेकिन अब जो है डायरेक्ट ऐसे हो गया है, यानी कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। उसको हम बोलते हैं बूमिंग मार्केट। ठीक है, इसका मार्केट जो बहुत तेजी से जो है ग्रो हुआ है, पहले ऐसे चला था, अब डायरेक्ट ऐसे हो गया है, यानी कि इसका मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज्यादा हो गई हैं। आप इसे बताइए, जहां पे डिमांड होगा वहां जॉब अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेंगी ना। मानिए किसी चीज को काम करने के लिए अगर 10 लोग चाहिए, वहां 10 लोग की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना। तो जैसे जैसे मार्केट इसमें बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें और भी ज्यादा लोगों का डिमांड बढ़ गया है कि मुझे भी इसमें जाना है और मुझे भी इसमें कुछ अपना योगदान देना है, मुझे इसमें पैसे अर्न करने हैं, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको जॉब रोल मिलते हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स कैन फाइंड रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनी मोर। ठीक है, यानी कि यदि आप सीएससी ब्रांच से अपना बीटेक करते हैं तो यहाँ पे आप जो है जॉब ले सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा एनालिस्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी बहुत चीज। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारे फील्ड मिल जाएगा जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इसमें जो है आपको अपॉर्चुनिटी जो है ना वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी। आप इसमें दुनिया के किसी भी कोने में जाके इसमें जॉब कर सकते हैं, दुनिया के हर एक देश में जो है इसमें आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है। तो इसमें आपको जो जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारा 3 पॉइंट। सबसे पहला हमने डिस्कस किया बूमिंग इन जॉब मार्केट, यानी मार्केट इसका कैसे बूम हुआ है, बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था इंप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, यानी कि इसमें आपको कौन कौन से जॉब रोल मिलते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद इसमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, वो हमने देख लिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमने बताया कि आपको इसमें कौन कौन से रोल मिलेंगे। ठीक है, अब उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मेंटेन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट पावर द एज वाइड एज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन है उसमें आपको मिलता है इसमें रोल डिजाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए और उसका मेंटेनेंस के लिए। तो आप देखते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है आपको 4 रोल यहाँ पे मिल गया। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस और टेस्टिंग, ये 4 चीज जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको मिल गया। अगला है साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आपको कौन कौन से चीजें मिल जाती हैं वहां पे हम देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, एंड सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेड्स, यानी कि जो भी साइबर थ्रेड्स होते हैं उससे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, यानी कि जो है हमें इसमें डेटा को स्टोर कैसे करना है वो चीजें हम इसमें देखते हैं कि कैसे किस तरीके से हम अपने डेटा को रखें ताकि उसमें कोई भी थ्रेड आकर के उसको चुरा ना सके, हमारे डेटा को लीक ना कर सके। ठीक है, वो आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर में। थर्ड है डेटा साइंस, यानी कि डेटा साइंस में क्या क्या आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। एनालाइज करना, आपको क्या करना होता है इसमें, अपने सिस्टम को इस तरीके से एनालाइज करना होता है ताकि उसका मार्केट जो वैल्यू है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है, ऐसा ना हो कि जिस रेशियो चला उसी रेशियो चलता है, फिर तो कोई फायदा नहीं है डेटा साइंस का। डेटा साइंस का मतलब ये होता है कि डेटा को एनालाइज करते हुए आपको अपने सिस्टम को इस हिसाब से बनाना है कि उसका मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करे, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस चलता रहे। ठीक है, हमें इसको ग्रो कराना है, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। इसमें आता है एनालिस्ट। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होता है कि मार्केट को देखते हुए, मार्केट डिसीजन को देखते हुए अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाना होता है ताकि आपका जो कंपनी है वो ग्रो कर सके। चौथा आता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। आप लोग देख रहे होंगे अभी के समय में हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आ चुका है। जैसे चैट जीपीटी है वो एक एआई है, वैसे ही गूगल ने अपना लॉन्च किया है गूगल बार्ड, यानी गूगल जेमिनी जिसका नाम अब चेंज हो गया है। वैसे ही अब व्हाट्सएप का अपना एआई आ गया है। हर चीज में एआई आप देख रहे हैं, रोबोटिक्स में एआई, हर चीज में एआई आ गया है। तो आपको इसमें एआई में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप एआई सीख करके, एआई का स्किल सीख करके और आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है कि सिस्टम जो है ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेशन में चला जाए, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट है और क्या क्या नया इनोवेशन हुआ है, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है वर्क जो है काम होता है किस चीज पे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, जो भी नया नया टेक्नोलॉजी है उस पे जो है यहाँ पे काम होता है, ठीक है। मानिए कि आज किसी चीज का वर्जन चल रहा, कल किसी चीज का वर्जन चल रहा था 2.2, आज जो है इसका वर्जन आ गया 2.3, तो अब 2.3 पे काम करना लोग शुरू कर देते हैं कि 2.3 में कुछ तो नया आया है, क्या नया है उसके बारे में रिसर्च करते हैं और उस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राइविंग इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, यानी कि अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ जैसे पहले क्या करते थे, डेटा हम किसी एक बुक में स्टोर करते थे, ठीक है। माने किसी इंप्लॉय का डेटा में स्टोर करना, हम क्या करते हैं कि एक बुक बनाया, बुक में हमने डेटा को स्टोर कर लिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, उन डेटा को रखते हैं क्लाउड पे, यानी क्लाउड का मतलब समझ रहे होंगे, बादलों में हम डेटा को रखते हैं, यानी कि सर्वर पे डेटा को रखते हैं, वो किसी के पास नहीं होता, वो सर्वर पे डेटा होता है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसे ही ब्लॉकचेन होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी, ड्राइवन इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। और इसके बाद है हमारा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो काम होता है वो इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं जिससे क्या हो कि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए, फ्यूचर को सोच के हम काम करते हैं जिस तरीके से, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, यानी कि आज हम जिस चीज पे काम करें वो फ्यूचर के लिए कैसे लाभदायक होगा, फ्यूचर में उसका क्या एडवांसमेंट आ जाएगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि जो एआई आया है उसके साथ जो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ी है वो सिर्फ एक देश में नहीं बढ़ी है, वो हर एक देश में बढ़ी है, दुनिया के हर एक देश में इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यूपीआई बनाया किसने, इंडिया ने, अब उसका यूज कौन कौन कर रहा है, बहुत सारे देश कर रहे हैं उसका यूज। तो ऐसे क्या हुआ है, यूपीआई बनाया किसी एक देश ने लेकिन उसका यूज बहुत सारे देश कर रहे हैं, चैट जीपीटी बनाया एक ने, काम कर रहे हैं उस पर सब, ऐसे ही इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा है, ठीक है। आप पहले क्या करते थे, टिकट लेने के लिए खड़ा होते थे काउंटर पे, अब क्या करता है आप खुद से टिकट काट लेते हैं। तो ऐसा इम्पैक्ट जो है इसका ऑनलाइन पड़ा है और हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे ज्यादा उससे क्या हुआ, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, दुनिया के हर एक चीज में इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, हर एक देश में। कंटिन्यूअस इनोवेशन, यानी कि इसका जो इनोवेशन है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, ऐसा नहीं कि आज इनोवेशन हुआ कल इसको रोक दिया गया, इस पे जो है कंटिन्यूअस रिसर्च चलता रहता है कि अब इसमें क्या नया करे, क्या नया करे, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन होते रहते हैं, ठीक। अगला आता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी कि आपको इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपके पास क्या क्या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होनी चाहिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। तो अगर आप सीएससी में यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, यानी आपका माइंड कुछ एनालाइज करने के लिए रेडी होना चाहिए कि हम कुछ नया एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका माइंड जो है लॉजिकल रीजनिंग में सही होना चाहिए कि आप कुछ क्या सोच रहे हैं, मानिए काम करने के 5 तरीके हो सकते हैं ना, तो 5 तरीके में आपका माइंड सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आपका माइंड जो है उन सब चीजों को सोचने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि आपका माइंड जो है क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया करना है, क्या नया करना है वो चीज आपका माइंड इसमें काम करना चाहिए कि मुझे अब कुछ नया करना है, ठीक है। आपका माइंड जो है क्रिएटिव और इनोवेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट कि भैया इसमें सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी अगर आप देखेंगे ना तो दुनिया के हर एक चीज में जितनी सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी आपको ये प्रोवाइड करता है सीएससी ब्रांच, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो हर एक फील्ड से ज्यादा आप इसमें सैलरी अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपके पास वैसी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वैसी स्किल सेट होनी चाहिए जिसके चलते आपको जो है उतनी अच्छी सैलरी मिले। जैसे आपने सुना होगा कि लोगों का किसी का 2 CR का पैकेज लग गया, 2 CR यानी 2 करोड़ पर एनम, यानी एक साल में 2 करोड़ रुपए। किसी का लग गया 1 CR का, किसी का लग गया मानिए 50 लाख का। तो ऐसा सैलरी आपको किसी फील्ड में मुश्किल से ही मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको मिलती है सीएससी में, लेकिन मैंने बताया ना उसके लिए शर्त क्या है कि शर्त आपके पास यही है कि आपके पास उतनी स्किल सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ बात कर ली सैलरी की, इसमें आपका पोटेंशियल ग्रोथ क्या होगा, इसमें आपको ग्रोथ के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आपको बताया पिछले साइड पे कि आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, नया इनोवेट करने के लिए रेडी होना चाहिए, ऐसे जो है आपका माइंडसेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया रिसर्च करना है, मुझे कुछ नया सोचना है, मुझे कुछ नया करना है,
ठीक है, आपका माइंड ऐसा करना चाहिए। इसमें जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देखेंगे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप आज किसी कंपनी में जॉब करें, मानिए अगर 6 LPA पे आपने कंपनी चेंज किया, आपकी पैकेज पता है क्या हो जाएगी, इससे कम से कम 50% आपका हाइक आ जाएगा कंपनी चेंज करने पे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ 50%, यानी कि अगर आपके यहाँ पे 6 LPA था तो अगला आपका 9 LPA हो जाएगा, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आपका वहां पे 50% अगर हाइक कंपनी दे रही है तो वहां पे कंपनी आपको देती है 200% हाइक, 300% हाइक, ऐसा भी मिलता है। लेकिन बशर्ते क्या, आपके पास वैसी स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मानिए कि 2 साल आपने एक्सपीरियंस ले लिया लेकिन आपके पास कोई स्किल है ही नहीं, तो उस केस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। आपको इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा और इसमें आपको क्या क्या एडेप्ट करना पड़ेगा वो बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें कंटिन्यूअस जो चेंजेस होते रहते हैं। आज कोई चीज काम कर रहा है, कल उसका कुछ नया वर्जन आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। आज किसी चीज का वर्जन चल था 1.6, कल उसका आ गया 1.8, 1.7, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए। तो आपको जो है इसमें हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा कि क्या नया है, मैं उसके बारे में जान लूं, ठीक है। अगला है यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें आपको चाहे आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस 20 ईयर हो, आपको इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नया है, मैं उसको पढ़ूं, उसको समझूं, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एडेप्टेबिलिटी क्या है वो इसमें आप डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जो भी नए नए चैलेंजेस आएंगे ना उनको आपको एडेप्ट करना पड़ेगा। मानिए कल जाकर किसी कंपनी में ले ऑफ आ गया, जैसे अभी कुछ कंपनी में ले ऑफ हुआ है। ले ऑफ का मतलब ये होगा कि किसी कंपनी में काम नहीं, उसने आपको बोला कि चलिए भैया आप जो है कहीं और जॉब ढूंढ लीजिए, मेरे कंपनी में भी काम नहीं है, उसको बोलते हैं ले ऑफ। लेकिन आपको उसके बारे में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करके रखना होगा, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके माइंड में एडेप्टेबिलिटी वाली होनी चाहिए, आपको एडेप्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम इस बार दिया है 2024 में और आप चाहते हैं अपना काउंसलिंग करवाना, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया है, जहां पे हम जो है मात्र 149 में, ओनली 149 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट पेड काउंसलिंग, ठीक है। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला यहाँ पे हम आपको कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने। उसके बाद आपके चॉइस फिलिंग में आपका हेल्प करेंगे, आपको जो है वीकली मीटिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहां पे आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको 24/7 चैट सपोर्ट मिलेगा, आपको जब भी कोई इशू आता है 24/7 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अगर एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत आता है तो वहां पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वहां भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम जो है इस पे 4 साल से कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट जो हैं बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टूडेंट अवेलेबल है। तो वहां पे हम हमारी तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगा, वहां पे हम आपको हेल्प करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद मानिए अगर आप एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेने के बाद आपको कॉलेज में कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 4 साल तक मानिए आप कोई कुछ नया पढ़ना चाहते हैं आपको, तो हमारे एफर्ट प्लस पे जो है, हमारे एफर्ट प्लस एक ऐप है जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जहां पे हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। वहां पे हम आपको इंस्टेंट 20% का ऑफ देंगे सबके लिए। अगर मानिए किसी चीज का प्राइस है 1000, तो आपके लिए वो प्राइस कितना हो जाएगा, सीधे 800, यानी कि 20% डायरेक्ट वहां पे ऑफ हो जाएगा आपके लिए, अगर आप जो है हमसे पेड काउंसलिंग करवाए हुए रहेंगे तब, ठीक है। अब आपको अगर ये डाउट होगा कि आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया गया है आपको इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर लेना है। नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि आप जो है पेड काउंसलिंग के लिए तैयार है, आपको जो है पेड काउंसलिंग करवाना है। आप पूछे कि आप मुझे क्या करना होगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको जो फर्स्ट वाला नंबर दिख रहा है ना 7281913586, इस वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है 149 का, ठीक है।
पेमेंट करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको उस गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे आपको फिल करना है आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस। आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसमें अपलोड कर देना है। उसके साथ ही आपको अपना जेईई मेन का स्कोर कार्ड यानी आपका रिजल्ट उसमें अपलोड कर देना है। जैसे आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जिसमें हमारे पेड स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपको उस लिंक को ज्वाइन कर लेना है। उसमें हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम नॉर्मल वाले ग्रुप में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस स्टूडेंट ने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखा के हमें 149 का पेमेंट किया है, उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और 149 का पेमेंट किया है, ठीक है। तो उनका हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही बनते हैं कि हम उनका हेल्प सबसे पहले करें, ठीक है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हम यहाँ पे वीकली जो है मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अलग अलग पॉइंट, ये कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, कहाँ प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच सही है, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का चाहिए इन्फॉर्मेशन, वहाँ उसको डिस्कस करते हैं, कौन से ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं हर बार। अगर मानिए आपके मन में कोई डाउट है तो हम वहाँ पे आपसे भी डाउट जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमसे इनरोल होना इस पेड काउंसलिंग सेशन में, तो आप हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।